एक मरतबा फिर खुशामदीद। वफाकी बजट पेश किया जा चुका है, अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा, लेकिन बजट जिस तरीके से एक रिवायत है बजट पेश होता रहा और बजट एक अगर कहा जाए कि एक अच्छा डॉक्यूमेंट पेश किया गया कोरोना के ज़माने में कि जब दुनिया भर की मईशत तालाबंदी का शिकार है, जाम है, पहिया रुका हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान का एक एहसन इकदाम कहा जा सकता है कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया कि जिसको बहरहाल यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ तक कि मैंने अभी कुछ देर पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अब या तो वहाँ पर तब्दीली आ गई है या बजट वाकई अच्छा है कि बड़े तवील अरसे बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बजट को यकसर मुस्तरद करने के बजाय उसको जो है वो कबूल किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तजावीज़ को कबूल नहीं किया गया और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं बजट की उसके हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, लेकिन बजट को यकसर मुस्तरद नहीं किया गया। बहरहाल कहने को ये बजट एक बहुत अच्छी दस्तावेज़ है कि जिसको आज वफाकी ऐवान के अंदर पेश किया गया। कैसा बजट है, तज्जियाकार इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये कितनी जल्दी किस हद तक एग्जीक्यूट होकर आवाम को फायदा पहुंचा सकता है? क्या सिर्फ आदादो शुमार का एक गोरख धंधा होगा या कोई तब्दीली भी आ सकेगी? पूछते हैं डॉक्टर फारूक सलीम से। हमारे साथ स्काइप पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है जो पहला तासुर है वो ये है कि बजट अच्छा पेश हुआ है, आप क्या समझते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे अनासर इसके अंदर मौजूद हैं, अच्छे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। एक सेल्फ असेसमेंट के हवाले से जो बात की गई कि ऑडिट अगर किसी टैक्स गोशवारे का, किसी टैक्स पेयर का किया जाएगा तो थर्ड पार्टी से किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा। इसमें हौसला अफजाई होगी लोगों की कि आप अपने टैक्स गोशवारे जो हैं वो हुकूमत के पास जमा करवाएं और आपको टैक्स के जो अफसरान हैं वो तंग नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम उठाया गया है कि उनकी शरह भी कम की गई है बहुत सारी चीजों में। और फिर बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी पुरानी ये रिक्वेस्ट रही है कि बहुत सारी चीजों से विद होल्डिंग टैक्स जो है वो खत्म कर दिया जाए, वो खत्म भी किया गया है। इसी तरह सेल्स टैक्स जो है वो कारों के ऊपर 17 से 12.5 आया है। इसका मतलब कि कारों की कीमतें जो हैं वो कुछ नीचे आएंगी। मोबाइल के ऊपर ड्यूटीज जो हैं वो 12.5 से 10 की गई हैं। मैं समझता था 12.5 से अगर 5 कर दी जाती तो और ज्यादा बेहतर होता, लेकिन 12.5 से 10 कमी जरूर उसमें नजर आई है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के हवाले से जो कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह है उसमें कुछ कमी आई है। 15 से 12.5 है, 12.5 पे लाए हैं। अगर हो सकता तो 15 से 10 हो जाता तो शायद और भी बेहतर था। फिर जो कल इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया गया है उसमें 2-4 चीजें बड़ी पॉजिटिव नजर आई हैं। एक तो ये कि पहले 2.5 सालों में जिस रफ्तार से हुकूमत कर्जाजात ले रही थी, बहुत ही तेजी से ले रही थी, कोई औसतन 15 अरब रुपए का रोजाना का इजाफी कर्जा ले रही थी। आखिरी क्वार्टर में ये नजर आया कि वो रफ्तार कम हो गई है। कर्जा अभी भी बढ़ रहा है लेकिन उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से 2.5 साल पहले बढ़ रहा था, अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब शौकत तरीन साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा था जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट उन्होंने पेश की कि अब मईशत इस्तेहकाम की तरफ आ गई है, अब नमू की तरफ हम जाएंगे, यानी कि उसकी बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे, सस्टेन करने की तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि बजट उनकी कल वाली बातचीत का अक्स है? देखिए, ग्रोथ का कहा जा रहा है कि ये फोकस करेंगे ग्रोथ के ऊपर, और शौकत तरीन साहब ने कहा जब तक 5, 6, 7, 8% की ग्रोथ ना आए उस वक्त तक कुछ बनता नहीं है मामला। लेकिन अभी तक जो बजट के अंदर इकदामात हम देखे हैं वो मैं समझता हूं कि काफी नहीं होंगे कि हमारी ग्रोथ को वो 5, 6, 7 या 8% से ले जाएं। 2 बड़ी चीजें जो इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से नजर नहीं आई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक तो ये है कि गुर्बत की शरह नहीं बताई गई, गुर्बत की शरह क्या होगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेरोजगारी की शरह भी नहीं बताई गई। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के जितने भी इकदामात हैं उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि गुर्बत की शरह को नीचे लाया जाए, आम आदमी को फर्क पड़े, आम आदमी की जिंदगी में कोई तब्दीली है फारूक साहब। तो वो जो मेजर है, वो जो पैमाना है वो मेंशन नहीं किया गया। तो हम कैसे ये हिसाब लगाएंगे कि हुकूमत की जितनी भी पॉलिसी सामने आ रही हैं, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के हवाले से हो, चाहे वो बाकी चीजों के हवाले से हो, क्या वो पाकिस्तान में गुर्बत को नीचे ला रही हैं या नहीं ला रही? क्या जो शरह है बेरोजगारी की वो नीचे आ रही है या नहीं आ रही? तो ये 2 बहुत बड़ी कमजोरियां हैं
गुर्बत के हवाले से और बेरोजगारी के हवाले से। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइएगा, आईएमएफ के हम प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा था कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जिस तरीके से हर दफा होता है कि जब भी आईएमएफ हमारे साथ हो तो उसकी शराइत होती है कि ये टैक्स लगाया जाए, यहां पर जो है वो मजीद शिकंजा सख्त किया जाए, लेकिन एकदम जो देखने में चीज महसूस हुई वो ये थी कि आईएमएफ प्रोग्राम का अक्स इस बजट में उस तरीके से नजर नहीं आया। क्या हम आईएमएफ से अच्छी निगोसिएशन में कामयाब हो गए? देखिए, सवाल बड़ा उम्दा है। फरवरी की 16 तारीख को वजारत खजाना ने जो मुआहिदा किया था आईएमएफ के साथ, उनके स्टाफ के साथ, उसमें उसके 4 सतून थे। उसमें से पहला सतून था 1200 अरब का इजाफी टैक्स, कोई 600 अरब की पेट्रोलियम लेवी थी, यानी कि 25 से 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर। इसी तरह कोई 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना था बिलों की बिजली के बिलों की मद में। वो नजर नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनेंशियल के अलावा ये नॉन फाइनेंशियल ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे अमेरिका के साथ हालात कैसे रहते हैं। शायद यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि हमारे हालात अमेरिका के साथ बेहतर हो रहे हैं और अमेरिका को हम कायल कर लेंगे कि वो आईएमएफ के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाले और आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को लचक दिखाए। यहाँ पे लचक शायद मुझे लगता है कि जरूर आईएमएफ दिखाएगी, लेकिन वजीर खजाना साहब जो रीनिगोशिएशन की बात करते हैं वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि ग्रोथ के लिए हुकूमत ने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं, मुख्तलिफ चीजें हुकूमत ने सेट की हैं कि इनके नतीजे में हम ग्रोथ करेंगे और 4.8% जीडीपी ग्रोथ तक हम पहुंचेंगे। आपको लगता है कि वो अहदाफ ऐसे हैं कि जो हासिल किए जा सकें, रियलिस्टिक हैं, और खास तौर पर टैक्स के अहदाफ जो है वो रियलिस्टिक हैं और वो वाकई में हासिल हो सकेंगे? जो एफबीआर को एक टैक्स का हदफ दिया गया है तकरीबन 5.829 अरब की एक फिगर है। देखिए, एक रिश्ता है टैक्सेस में और ग्रोथ रेट में, और वो रिश्ता ये है कि अगर आप किसी भी मईशत के अंदर टैक्स बढ़ाते हैं तो ग्रोथ रेट नीचे जाने का खदशा होता है। अब यहाँ पे हम एक तजाद पेश कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम टैक्सेस भी ज्यादा इकट्ठे कर लेंगे लेकिन ग्रोथ रेट भी बढ़ा लेंगे। तो इन दोनों में जो कुछ भी पिछले 100 सालों में यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़ाया गया है कि इनमें एक डायरेक्ट रिश्ता है। अगर आप ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं किसी मईशत से तो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो सफर करता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा पॉइंट भी यही था, मेरा आपसे पॉइंट भी यही था। मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं कि जो कुछ आप कहते हैं कि मईशत की किताबों में पेश किया जाता है, जो कुछ दुनिया में बताया, पढ़ाया और सिखाया जाता है, उससे कुछ थोड़ा सा मुतसादिम मामला नहीं है? किस तरीके से ये हदफ हासिल होगा, किस तरीके से दोनों हदफ हासिल होंगे, यानी कि एफबीआर की टैक्स कलेक्शन का हदफ और साथ साथ जीडीपी का जो हमने हदफ रखा है 4.8 का, ये दोनों चीजें हम किस तरीके से पैरेलल लेकर चलेंगे कि मईशत को बढ़ने की तरफ भी जाए, नुकसान भी ना हो, और लोगों की जेब से पैसा निकालने का जो मामला है, गैर जरूरी पैसा निकालने का मामला है, बोझ डालने का मामला है, वो भी किसी सूरत कम हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ ब्रेक से पहले डॉक्टर फरूख सलीम साहब मौजूद थे। एक बहुत अहम नुक्ते पे बात हो रही थी कि 5.829 अरब के जो टैक्सेस अगर एफबीआर ने कलेक्ट करने हैं तो उसके साथ साथ 4.8% का तरक्की का हदफ कैसे एक साथ, दोनों चीज़ें कैसे पैरेलल चलकर जो है वो एक कामयाबी की सूरत में सामने आएंगी। बजट पेश कर देना, बजट के अच्छे अदादा शुमार दे देना, बजट को मुस्तरद करने के बजाय कबूल कर लेना, ये तमाम चीज़ें किसी आम आदमी से किस तरीके से मुताल्लिक हो सकती हैं। उसके किचन का बजट, उसकी रोटी का बजट, उसके खाने का बजट, वो किस तरीके से ठीक होगा। और अभी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बराह रास्त गुफ्तगू कर किया जाएगा, तो ये एक बड़ी ज्यादती वो समझते हैं कि ज्यादती इस सूरत में है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसमें इजाफा ज्यादा तेजी से हो रहा है बजाय इसके कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमारे साथ शकील रामे साहब मौजूद हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं। शकील साहब, सूरत हाल आपके सामने है, बजट एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट की सूरत में सामने आया है, अच्छा बजट कहा जा सकता है ऐसे दौर में कि जब कोरोना हो, दुनिया भर का लॉकडाउन हो, पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर पर जो है वो चीजें खुली ना हो। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? और खास तौर पर जिस तरीके से मैंने कहा, डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे, उनके सवाल को आप कैसे देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन और माशी तरक्की ये दोनों साथ कैसे चलेंगे? देखिए, इसमें जो फंडामेंटल चीज है टैक्स कलेक्शन और तरक्की का, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स नेट बढ़ता है। जैसे टैक्स नेट बढ़ेगा तो आपकी कलेक्शन भी बढ़ेगी।
तो ये इसमें जो फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हमें इस गवर्नमेंट का भी ये देखना है कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को कैसे किक स्टार्ट करती है। हमारे पास इस वक्त दो चीजें बड़ी अहम, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम काफी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए भी सस्टेनेबल होगी और हमारा जो टैक्स है उसके लिए भी। नंबर एक, सी टैक्स। सी टैक्स के अंदर आप देखते हैं कि सेकंड फेज में हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की अभी जब स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी जो सेकंड फेज में और भी तेज हो गया है और इस साल हमें बहुत ज्यादा तेजी नजर आएगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट में, जिसमें फर्स्ट फेज में जो है कि वो कंस्ट्रक्शन होगी। जो कंस्ट्रक्शन है कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपको स्पेस देती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नंबर दो, हमारे पास बड़े डैम अभी उनकी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। जब दो बड़े डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो उसके साथ फिर हमारे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होगी और इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं मोर देन 30 उनको भी फायदा होगा। इसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि हमारे इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। प्लस फिर अंदर सी टैग के हमारे अभी जो देखेंगे कुछ रोड्स बनना शुरू हुए हैं जो मेजर मोटरवेज हैं। मोटरवे है, हैदराबाद सक्खर मोटरवे है। फिर ML1 की बात हो रही है कि इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि सेकंड फेज में ML1 भी बनना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो सेक्टर जो हमें अभी रियल पुश दे सकता है वो है एग्रीकल्चर का। इस साल का भी अगर आप GDP ग्रोथ देखें तो जो मेजर पुश आता है हमें नजर आ रहा है तो जो हमारी मेजर क्रॉप्स थी उसमें जो कि प्रोडक्शन काफी हमारी अच्छी हुई, जिसकी वजह से हमारा GDP जो है कि उसमें हमें सब्सटेंशियल ग्रोथ नजर आई। तो असल अभी देखे ना कि जब ये बात हो रही थी स्टेट बैंक कह रही है 3% है और PBS कह रही है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है 3.94%। तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हुआ कि जो उनकी प्रोडक्शन के एस्टिमेट थे एग्रीकल्चर के वो वेरी कर रहे थे, जब उनको किया तो दोनों का एक ही ग्रोथ रेट निकला हुआ था 3.94। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ चीजें अगर हम एग्रीकल्चर पे इस साल में और भी ध्यान देते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी क्लेम किया है। गवर्नमेंट कहती है कि हम एग्रीकल्चर को बहुत सारी स्पेस देंगे, हम उनके लिए यानी कि नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सब्सिडी बात है, सब्सिडी का जो इशू है ना इसको थोड़ा टैकल करने की जरूरत है। बिल्कुल गवर्नमेंट को ब्लैंकेट सब्सिडी से निकलना पड़ेगा। अभी होता क्या है, मतलब कि खाद की बोरी पे वो कहते हैं जनाब कि हम आपको 1000 रुपया का सब्सिडी दे रहे हैं। अब हमारा जो स्मॉल फार्मर जिसकी लेस देन 1 एकड़ है मेरे ना वो हमारे जो 1 मिलियन फार्म्स है, इसी तरह 2 एकड़ के 3 एकड़ के छोटे छोटे फार्म है, उनके लिए तो आप 10,000 या 5,000 की बोरी में 1000 रुपये का फर्क दे तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। होता क्या है तो ज्यादा होती है कि बड़े फार्मर जो है कि वो इस सब्सिडी से फायदा उठाते हैं। अब गवर्नमेंट को जो अपनी पॉलिसी को देखना पड़ेगा वो टारगेटेड सब्सिडी पे जाए कि वो आइडेंटिफाई करें कौन से पुअर फार्मर है, गरीब फार्मर हैं जिनको सब्सिडी की जरूरत है या जिनको मुफ्त खराज यानी कि फर्टिलाइजर की या इनपुट्स देने की जरूरत है, उन पे ध्यान दे। जैसा देखें ना बरसात में प्रोग्राम में करते हैं, आप ये तो नहीं ना करते कि तमाम लोगों को पैसे बांट रहे हैं, आप देखते हैं कौन से जरूरतमंद है उनको पैसे देने हैं। हालांकि मैं इस तरह के सब्सिडी अलाउंस के हक में नहीं हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए में पैसे देने चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देख के सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी बिल्कुल ओपन नहीं होनी चाहिए कि हर फर्द के लिए सब्सिडी मौजूद हो और तमाम लोग जो जरूरतमंद नहीं भी हैं वो भी उससे फायदा मंद उठा लें, क्योंकि हमने माजी में ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सब्सिडी के अहल नहीं थे, जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई, कुछ असर रसूख था, कुछ मामलात ऐसे थे कि सब्सिडी मिली। इख्तियार बेग साहब ने, मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, FCCI के भी रहनुमा और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा, मारूफ ताजिर हैं। इख्तियार बेग साहब, आप क्या समझते हैं, बजट कैसा है? डेवलपमेंट का बजट है, सस्टेनेबल बजट है, तरक्की रोकने का बजट है, अच्छा बजट है, बुरा बजट है, टैक्स वाला बजट है, IMF वाला बजट है, कैसा बजट है? देखिए इतने सारे जो सवालों का जवाब मैं इस तरह देता जाऊं, IMF बजट उसको मैं नहीं कह सकता क्योंकि IMF ने जो मुतालबे किए थे, जो बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात की थी, जो IMF ने सर्कुलर डेट के ऊपर 10% गर्दिशी कर्जे का सरचार्ज है, सर्कुलर डेट सरचार्ज लगाने की बात की थी, फिर बिजली और गैस की कीमतें जो थी वो उन्होंने 1,000 अरब रुपए 2 सालों में 6 मरलों में सार्फिन से वसूल करने की बात की थी। तो ये सब चीजें तो इस बजट में नहीं आई और उन्होंने मना कर दिया था कल इकोनॉमिक सर्वे में कि वजीर आजम ने कहा कि हम नहीं लेंगे। लेकिन ये IMF के अलावा बजट में काफी सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो मैं समझता हूँ सनत के लिए भी बेहतर है और हमारी माशी तरक्की के लिए भी बेहतर साबित होंगी। मिसाल के तौर पे इन्होंने स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कहा है कि जो मेन इंजन ऑफ ग्रोथ है वो निगलेक्ट हुआ है। माना है कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान गरीब मुल्क होता था और हम नेट एक्सपोर्टर थे, आज हम नेट इंपोर्टर हो गए हैं। आज हम व्हीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो
कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान नहीं, ये तो बाबा कौम ने देखा। बिल्कुल। तो लिहाजा एग्रीकल्चर में जो आपने गलतियां की हैं, आपने रिसर्च डेवलपमेंट को तकरीबन बंद कर दिया है, आपने गलत पेस्टिसाइड्स दिए हैं लोगों को, फर्टिलाइजर में मिलावटें और उसके जो अद्वियात हैं उसमें मिलावटें दी, जिनसे हमारी फी एकड़ पैदावार ठप होकर रह गई है। इंडिया ने 5 साल पहले कॉटन की पैदावार 18 मिलियन बेल थी, बिल्कुल आज ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 38 मिलियन बेल है। और हम कॉटन की पैदावार में नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्सटाइल हमारा बढ़ता जाए। मैं दोबारा इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ आऊंगा, रामे साहब की तरफ चलते हैं। रामे साहब, मुझे एक चीज बताइएगा कि आपको लगता है कि हुकूमत ने पिछले 3 साल जो थे उसके मुकाबले में अब अपने आप को तब्दील करने का फैसला किया है इन शेप ऑफ कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? पहले महसूस ये होता था कि सारे डेवलपमेंट की चीजों को हमने रोक दिया है, टैक्सेस को कलेक्शन के ऊपर हम जो है वो डंडा लेकर एक तरीके से आ गए हैं कि हम डंडा लेकर टैक्स कलेक्ट करेंगे। आपको लगता है कि हुकूमत ने अपनी, अगर वो गलती थी तो उससे कुछ सीखा है? देखें, अभी जो पहले 3 साल हैं गवर्नमेंट को, वो बड़े मुश्किल थे। नंबर 1, जो 2018 में वो पावर में आए तो उस वक्त हमारा रीपेमेंट का इतना बड़ा क्राइसिस था जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से करने पड़े, IMF की बात भी सुननी पड़ी। तो जो नेक्स्ट 2 ईयर थे वो आप देख लें कि पेंडेमिक जो कोविड-19 आया है, ये कोरोना, इसकी नजर हो गए। अब जो है गवर्नमेंट के पास स्पेस नजर आ रही है कि वो अपने आप को अच्छा कर सकती है। पर इसमें फिर वही बात है फवाद साहब कि अगर आप सिर्फ हालात अच्छा क्या कहते हैं इसको मेंटेन करना, इसको सस्टेन करना आपका डिपेंड करेगा आप उस पॉलिसी क्या अडॉप्ट करते हैं। तो हम देखें ना, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि मैंने अभी पहले बात की थी CPEC की, CPEC को आपने एक्सपेडिएट करना है तो कैसे करना है? अब CPEC अथॉरिटी को स्ट्रांग करें, उसको दूसरे इदारों का मोहताज ना बनाएं, बल्कि वो खुद इतनी बड़ी स्ट्रांग हो कि वो फैसले कर सके, वो इन्वेस्टमेंट ला सके। एग्रीकल्चर में करना है आपने, एग्रीकल्चर को 2 पॉलिसी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक आप रामे साहब, मैं इख्तियार बेग साहब से भी क्लोजिंग जरा ले लूं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं इख्तियार बेग साहब से जरा एक क्लोजिंग ले लूं। बेग साहब, अगर इसको FPCCI के एक रहनुमा की हैसियत से आप देखें तो आपका पहला तासुर क्या है? बजट आपको कबूल है, मुस्तरद करते हैं, या ये बजट बस एक आदाद शुमार का गोरख धंधा है, इसको आगे चल के देखेंगे? नहीं, मैं मुस्बत आदमी हूँ और मैं समझता हूँ मौजूदा वसाइल में और कोरोना की वबा के दौरान जो बजट दिया गया है वो एक बेहतर बजट है। कुछ चीजों में मेरी खदशात हैं, जैसे सर्कुलर डेट को कल उन्होंने 7 से 8 साल में खत्म करने को कहा है। 7-8 साल ये तो बम है, इसको तो आप 1 साल 2 साल भी नहीं लेके बैठ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जो आप पता है उसको कंटेन करें। पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो बेग साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक से पहले यही सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि सर्कुलर डेट और बाकी जो बड़े बड़े अजदहे हैं उससे हुकूमत कैसे निपटेगी? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।